हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन राइट डायरेक्शन एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने यूपीएसआई 1000 सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए थे प्रीवियस ईयर के। इस वीडियो में मैं उसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चन करा रही हूँ। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील कौन सी है? सांबर खारी झील राजस्थान, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, पांगोंगसो झील लद्दाख या फिर चिल्का झील उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैगून किसे कहते हैं। ठीक है, तो समुद्र का पानी जब एक संकीर्ण स्थल पट्टी के द्वारा अलग हो जाता है और जो एकत्रित छिछला एक झील का निर्माण करता है, उसे लैगून कहते हैं। देखिए, जैसे ये मान लेते हैं क्या है, समुद्र है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग मान लीजिए कि ये समुद्र है। ठीक है, तो इस समुद्र का पानी जब एक माउथ से, है ना, ये छोटा सा माउथ है, यहाँ से अलग होकर एक झील जैसी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, एक झील जैसी संरचना का निर्माण करता है। ये पानी यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये छोटे से माउथ से जाता है, यहाँ से पानी आ जा सकता है। ठीक है, तो ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है? लैगून। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर हम मैप में देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका आंसर बताया मैंने, चिल्का लेक उड़ीसा। ये देखिए, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है हमारा उड़ीसा तट। ठीक है, जिसमें है चिल्का लैगून। कैसे बनी है? देखिए, मैंने आपको बताया, ये एक छोटा सा मुहाना होता है जिसको माउथ कहते हैं। बहुत ही सकरा रास्ता होता है जिससे समुद्र का पानी यहाँ निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से समुद्र का पानी निकल रहा है। ये देखिए, ये पूरी चिल्का लेक बन गई है यहाँ पर, और ये संकीर्ण स्थल पट्टी है जिससे कि लैगून का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं लैगून क्या है। समुद्र तट के निकट लवण या खारे जल की एक झील या जलाशय जो कि रोधिका पुलिन द्वारा समुद्र से पृथक्कृत सा रहता है, परंतु समुद्र का पानी उसमें आ जा सकता है। समुद्र का पानी उस मुहाने से आ जा सकता है। यहाँ पर एक नया वर्ड ये है, रोधिका पुलिन। रोधिका का मतलब क्या होता है? अवरोधक। जैसे आप कोई मकान बनाते हैं तो आप अवरोध के रूप में, मतलब कि आप अपना मकान एक सेपरेट करने के लिए दीवारें बनाते हैं। वो दीवारें आप किसी भी मटेरियल की बना सकते हैं, कांच की बना सकते हैं, सीमेंट की बना सकते हैं, कच्ची मिट्टी की बना सकते हैं, या किसी का भी लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह जब समुद्र का पानी अलग होता है तो जो अवरोधक होता है वो कई प्रकार का हो सकता है कि वो रीफ का अवरोधक हो। रीफ मतलब अजैविक प्रक्रियाओं के द्वारा, जैसे कि रेत का जमाव हो गया, या फिर किसी चट्टानों के कटाव के कारण एक रीफ बन गई। रीफ मतलब अजैविक तरीके से बनी हुई दीवार। तो फिर जैविक दीवार क्या होती है? जैविक दीवार होती है प्रवाल भित्ति की। प्रवाल भित्ति मतलब कि एक समुद्री जीव होता है प्रवाल, जो शंख के अंदर रहता है और बहुत समूहों में रहता है। समूह में आपस में चिपके रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की इनकी कवच पाया जाता है जिसके अंदर ये रहते हैं। तो ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जाते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे पोलिप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रवाल बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एक, अगर आप समुद्र के अंदर बढ़ते हैं, अगर ये समुद्र के ऊपर आ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो छिछले जल का एक ऐसा विस्तार जो समुद्र से अंशतः या पूर्णतः संकीर्ण स्थल पट्टी के द्वारा अलग होता है। एक प्रवाल भित्ति के संदर्भ में मैंने बताया, प्रवाल भित्ति मतलब प्रवाल से बनी हुई अवरोधक एक भित्ति, जो कि जैवीय अवरोधक का उदाहरण है। और जो इसके पहले मैंने आपको बताया था रीफ, ये अजैवीय अवरोधक का उदाहरण है।
ठीक है। तो एक प्रवाल भित्ति के संदर्भ में यह मुख्य भूमि तथा भित्ति के मध्य समुद्री जल की एक झील होती है। तो अब लैगून का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का और नेल्लोर की पुलिकट झीलें, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं में कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश इसी प्रकार से बनी हुई है। ठीक है। पश्चिमी तट पर केरल राज्य में भी असंख्य अनूप या कयाल पाए जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि लैगून को अनूप, कयाल बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको अब ये वर्ड आपके लिए फैमिलियर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, लैगून का दूसरा नाम अनूप झील भी है। अनूप या लैगून किसी बड़े जल क्षेत्र, जल स्रोत जैसे कि समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो कि किसी अवरोध मतलब बाधा के द्वारा समुद्र या उस जल क्षेत्र से अंशतः या पूरी तरह से अलग हो जाता है। अब इसमें सैटेलाइट मैप में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये एक समुद्र है जिसमें से माउथ के द्वारा समुद्र का पानी अंदर आया है, और ये एक उथला छिछला क्षेत्र जो कि झील जैसा निर्माण हो गया है यहाँ पर, और ये लैगून बन गया है। ठीक है। होप सो कि ये लैगून वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी बुक में बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा होता है तो बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, बट ये सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि भारत में लैगून कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले पश्चिम तट में देखते हैं लैगून कहाँ है। तो वेम्बनाड केरल दूसरी लैगून है, अष्टामुदी केरल। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर स्टार मार्क कर लीजिए आप जहाँ भी लिख रहे हैं। ठीक है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यह रामसर परियोजना के तहत आर्द्र भूमि के रूप में दर्ज है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अष्टामुदी केरल में जो पाई जाने वाली झील है, क्या यह रामसर परियोजना के अंतर्गत आती है या नहीं आती है, या फिर रामसर परियोजना के अंतर्गत आने वाली झीलों कौन कौन सी झीलें हैं। तो उसमें हमारी एक अष्टामुडी झील जो है ये रामसर परियोजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये वेटलैंड है। अब हम देख लेते हैं पूर्वी तट के लैगून। चिल्का झील के बारे में आपको मैंने बताया कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1981 में चिल्का लेक को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला वेटलैंड नामित किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर आप नोट करिए। अच्छा, यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी झील है जहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ठीक है, तो लोगों के दिमाग में आता है कि झील मतलब छोटा मोटा, पर आपने देखा कि लैगून चिल्का लेक कितनी बड़ी है। 11,000 समथिंग इसकी इसका एरिया है। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह यूनेस्को वर्ल्ड विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में सूचीबद्ध है, लिस्टेड है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जरूर याद रखिए इसको, वनडे एग्जाम से पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। नेक्स्ट झील में आते हैं हम, पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है? नेल्लोर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। यह दूसरी सबसे बड़ी झील है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। कोरोमंडल तट क्या है अभी? ठीक है, ये क्या है देखिए, ये आपका भारत है, हमारा भारत। ठीक है, ये जो तट है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, है ना। आंध्रा और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, तो ये पुलिकट झील कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट पर स्थित है। और श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो हरिकोटा द्वीप भी कहाँ स्थित है? पुलिकट झील में ही स्थित है। हरिकोटा भी काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला द्वीप है। क्यों? क्योंकि यहाँ PSLV रॉकेट यान का प्रक्षेपण किया जाता है यहाँ से, हरिकोटा द्वीप से। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाती हूँ थोड़ा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। और भी कुछ झीलों के बारे में जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है वुलर झील। जम्मू कश्मीर में स्थित यह झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ये वुलर झील कहाँ स्थित है? झेलम नदी पर निर्मित है और यह एक गोखुर झील है। अब गोखुर झील क्या होती है? देखिए, नदी का बहाव जब एस शेप में या यू शेप में हो जाए, जैसे नदी बहती है सीधी सीधी वैसे ना बहे, ठीक है, एस शेप में या यू शेप में बहे, और वर्षा ऋतु में जब नदी का बहाव फिर अपने सामान्य दिशा में हो जाए, सामान्य धारा में हो जाए, यूं, ठीक है। जब वर्षा जल वापस से नदी की धारा वापस से अपने सामान्य स्थिति में आ जाए, तब जो ये अवशिष्ट भाग है, ये नदी का अवशिष्ट भाग कहलाया ये, तो इसे कहते हैं गोखुर झील, ठीक है। ये क्यों बनते हैं? क्योंकि नदियाँ कभी कभी एस रूप ले लेती हैं या फिर यू रूप ले लेती हैं, उसके बाद फिर अपनी सामान्य धारा में चलने लगती हैं। सामान्य धारा में क्यों चलती हैं? वर्षा का पानी अगर ज़्यादा आ जाता है, बहाव ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपने सामान्य रूप ले लेती हैं। तब जब सामान्य रूप लेती हैं तब इन अवशिष्ट झीलों का निर्माण होता है, जिसे कि गोखुर झील कहते हैं, ठीक है। तो वुलर लेक किसका एग्जाम्पल है? एक गोखुर झील भी है। दूसरी झील है चिल्का झील। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है काफ़ी डिटेल में। यहाँ नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है, नेवल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है लोनार झील। लोनार झील वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा बनी हुई एक झील है। कहाँ स्थित है ये? महाराष्ट्र के बुल्डाना में स्थित है। ये क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है। अब क्रेटर लेक क्या होती है? क्रेटर लेक वॉल्केनिक इरप्शन जब खत्म हो जाता है, ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है किसी इसमें पर्वत में, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, तब फिर ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब वर्षा का पानी जब इसमें एकत्रित होगा, तब ये कटोरे के रूप में दिखेगा। यहाँ से देखिए, कटोरे का रूप दिख रहा है ना। वॉल्केनिक इरप्शन खत्म हुआ, ये कटोरे का रूप ले लिया इसने। अब वर्षा जल इसमें क्या होगा? एकत्र होगा। क्या हो गया? अब वर्षा जल क्या होगा? यहाँ एकत्र होगा, ठीक है। ये तो ये क्या कहलाएगा? क्रेटर लेक। तो क्रेटर लेक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र के बुल्डाना में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ज़रूर नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो मैं जितने एक क्वेश्चन करवा रही हूँ वो सिर्फ अभी जैसे हमारा पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, तो पहले क्वेश्चन में भी ये कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, है ना। तो जो भी क्वेश्चन कराते जा रही हूँ आप बहुत ही ध्यान से इसको नोट करते जाइए, क्योंकि सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं है, उससे जुड़े हुए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूडेड हैं इसमें। नेक्स्ट झील में आते हैं, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? पंजाब में। गोविंद सागर झील भारत की कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी। अच्छा, यह पंजाब के रोपण जिले में सतलज नदी पर बनी हुई भाखला नांगल बांध परियोजना के तहत बनी हुई थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भारत की सबसे बड़ी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, ठीक है। ये याद रखने वाला फैक्ट है, कृत्रिम झील है, ठीक है। कहाँ है? पंजाब में है, पंजाब के रोपण जिले में। और किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। दूसरी इंपॉर्टेंट लेक है लोकटक झील, लोकटक लेक, जो कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ये मीठे पानी की पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी झील है और इस झील में किबुल लामझाओ नामक तैरता नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड भी है, ठीक है। नेक्स्ट झील में आते हैं हम, उकाई झील गुजरात में स्थित है। कहाँ, कौन सी नदी पर है ये? ताप्ती नदी पर है। यह भी मानव निर्मित झील है, ठीक है। ये देखिए उकाई झील,
नेक्स्ट झील है हमारी डेबर डेबर झील या जयसमंद झील। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। कहाँ स्थित है ये? राजस्थान में स्थित है। डेबर झील या जयसमंद झील कई बार पूछता है मैच मेकिंग में कि कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, क्या है ये? कृत्रिम झील है मीठे पानी की। और कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दूसरी है सोलहामो झील, जिसे कि चोलामू झील भी कहते हैं। इसकी खासियत क्या है कि यह विश्व की सबसे ऊंचाइयों पर स्थित झीलों में से एक है। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है? उत्तरी सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट झील है हमारी वेमनाड झील। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक लैगून है। इसकी खासियत क्या है कि यह सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी झील है। यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप है ये? वेलिंगटन द्वीप स्थित है। यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिताएं भी होती हैं। नौकायन प्रतियोगिताएं केरल की काफ़ी मशहूर और काफ़ी फेमस प्रतियोगिता है, जिसमें आपने देखा होगा एक बहुत लंबी सी बोट होती है, नौका होती है, जिस पर दोनों साइड में लोग बैठे होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी नाव को चला रहे होते हैं। तो ये नौकायन प्रतियोगिता एक विजुलाइज कर लीजिए कहाँ है, कहाँ होती है ये? वेमनाड झील केरल में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ फैक्ट हैं, ये भी पता होने चाहिए आपको अगर हम झील पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, मीठे पानी की झील है, जो कि रशिया में पाई जाती है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर लेक है, कनाडा और यूएसए के बीच में पाई जाती है, ये स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कई बार कैस्पियन सागर किस किस राज्यों की तटों को छूता है, स्पर्श करता है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, सीमाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। कैस्पियन सागर के आसपास की सीमाएं किससे स्पर्श करती हैं? तो ये किससे स्पर्श करती हैं? ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के बीच घिरी हुई हैं। जब मैं मैपिंग कराऊंगी तब इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन आज भी आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो मैप में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर अभी आपने इसको ऐसे ही रट लिया तो कल भूल जाएंगे, इसलिए मैप में देखते हुए पढ़िए। कभी भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बिना मैप के मत पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। विश्व की सबसे नमकीनतम झील कौन सी है? और समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? मृत सागर। ये भी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी सीमा के बारे में पूछता है, किन किन सीमाओं को ये स्पर्श करती है ये झील। तो किसको स्पर्श करती है? इजराइल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक। ठीक है, इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक। अच्छा, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेमनाड झील, केरल। पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जम्मू कश्मीर, वूलर झील। ठीक है, अच्छा, एक अगर ऑप्शन में आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मीठे पानी की झीलों, तो कोई भी स्टूडेंट ये आसानी से गलत कर सकता है कि अच्छा जम्मू कश्मीर में है तो ये मीठे पानी की ही झील होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। लद्दाख में 2 खारे पानी की झील भी अवस्थित है। ठीक है, कौन सी है वो? इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, है ना? पोगोंगसो और सो मुरारी। ठीक है, ये जो 2 झीलें हैं ये खारे पानी की झीलें हैं। अब आप सोचेंगे कि लद्दाख में है, वहाँ तो बर्फ जमी होती है, सारी नदियाँ, सारी झीलें जो होती हैं वो हिमानी से बनी होती हैं, तो ये खारे पानी की कैसे हो सकती हैं कि मीठे पानी की होंगी? लेकिन पोगोंगसो और सो मुरारी जो 2 झीलें हैं ये टेथिस सागर के अवशेष से बनी हुई है। ये दोनों झीलें लद्दाख में स्थित हैं, लेकिन ये खारे पानी की झील है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिए, दिमाग में हमेशा रखिए। और ये एक जनरलाइजेशन हटा दीजिए कि नॉर्थ में है तो मीठे पानी की ही झील होगी। ठीक है, हाँ। भारत में सबसे बड़ी तटीय लैगून या सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का लेक, ये हमने पढ़ लिया है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित सोलामो झील है, जो कि सिक्किम में स्थित है। हरिकोटा जिस पर स्थित है आंध्र प्रदेश की पुलिकट लेक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जिस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, कौन सा देश है? फिनलैंड। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाती हूँ यहाँ से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
अच्छा, हमने अभी तक भारत का देखा, अब विश्व का देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा लैगून न्यू कैलेडोनियन फ्रांस में है। ठीक है, यह विश्व में तीसरा स्थान का रीफ बैरियर है। रीफ बैरियर मैंने आपको बताया था, रीफ एक अजैविक संरचना है जो कि रेत या चट्टानों के रूप में, अवरोधक के रूप में बन जाती है। ठीक है, पहले स्थान पर रीफ बैरियर ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और दूसरे स्थान पर मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ सिस्टम युकाटन प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है, अच्छा, ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाया जाता है, उत्तर पूर्वी तट पर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि ग्रेट बैरियर रीफ की अवस्थिति क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत कर देते हैं। उन्होंने सोचा कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या था? ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, जबकि ऑप्शन में साउथ ईस्ट भी दिया हुआ था, भारत के संदर्भ में था, लेकिन वो तो भारत यहाँ पर है, तो भारत के संदर्भ में ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ हुआ? दक्षिणी पूर्वी स्तर पर हुआ। ठीक है, साउथ ईस्ट हुआ। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है हमें। ठीक है, इसको आप याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ब्लू माउंटेन, ऑप्शन ए गया, पोंगपुई, विंध्य, रीमो 1। तो इसका आंसर क्या होगा? पोंगपुई। ये ब्लू माउंटेन है। पोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूर्वोत्तर भारत राज्य मिजोरम में स्थित है। मिजोरम के पोंगपुई नीले पर्वत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। पोंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची शिखर है जो कि मिजोरम राज्य के लोंगतलाई जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पाया जाता है? पोंगपुई मिजोरम में। ब्लू माउंटेन के नाम से वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? वेलैंड नहर, बाल्टिक सागर नहर, कील नहर या स्वेज नहर? तो ऑप्शन क्या है इसका? स्वेज नहर। देखिए मैप में देखते हैं, ये हमारी स्वेज नहर है। ठीक है, ये है हमारा भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और ये है हमारा रेड सी, लाल सागर। तो स्वेज नहर मेडिटेरियन सी के साउथ और नॉर्थ सी लाल सागर के नॉर्थ एरिया को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ में जो पोर्ट है स्वेज नहर का, उस पोर्ट का नाम है पोर्ट सईद, और स्वेज नहर का दक्षिणी पोर्ट का नाम है स्वेज पोर्ट। ठीक है, तो ये स्वेज नहर किसको जोड़ती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को। जब ये स्वेज नहर नहीं बनी हुई थी, तब अगर हमें भारत से, एशिया से यूरोप जाना हो तो हमें ये वाला रास्ता लेना पड़ता था, यहाँ से यूं 6000 मील का सफ़र तय करना पड़ता था। ठीक है, स्वेज नहर के बनने के बाद ये दूरी हमारी कितनी रह गई है? ये स्वेज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर की है। ठीक है, तो हमें अब 6000 मील का रास्ता नहीं तय करना पड़ता है। ओके, स्वेज नहर एक मानव निर्मित नहर है जो कि मिस्र देश में पाई जाती है। यह भूमध्य सागर के दक्षिणी भाग, मैंने बताया आपको, भूमध्य सागर का या मेडिटेरियन सी का दक्षिणी भाग, ठीक है, को लाल सागर के उत्तरी भाग से जोड़ती है। ये स्वेज नहर है। नेक्स्ट मैप में आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो यहाँ इतना सा दिख रहा था, ये इतना बड़ा है। ठीक है, इसका नॉर्थ पोर्ट का नाम क्या है? पोर्ट सईद, और इस पोर्ट का नाम क्या है? स्वेज पोर्ट। तो स्वेज नहर, यह नहर स्वेज के स्थित से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? पोर्ट सईद। एंड पॉइंट कौन सा है? स्वेज पोर्ट। इसकी लंबाई मैंने आपको बताया 193 किलोमीटर है। ठीक है, तो स्वेज नहर अब आपको याद रहेगी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए है
सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटकर। मेधा पाटकर का नाम वैसे नदियों से जुड़ा हुआ है। विनोबा भावे, तो विनोबा भावे तो हो नहीं सकते। इस तरह भी आपको अगर आंसर नहीं पता हो तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मेधा पाटकर नहीं होंगी इसमें, विनोबा भावे नहीं होंगी, नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। इसमें चूज करने में आसानी इसलिए भी है क्योंकि पेयर पेयर में दे दिया है। अगर हमें ये नहीं पता है, अगर हमें ये मालूम है कि ये नहीं है, सी नहीं होगा आंसर में, तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब हमें मालूम है कि विनोबा भावे भी नहीं होगा, तो क्या कट गया? ये भी कट गया। अब इसके बारे में, अगर इनके बारे में हमने नहीं भी सुना होगा, है ना, इनके बारे में हम नहीं भी जानते, तो भी हमें आंसर पता चल गया। कौन सा? ए एंड बी। तो ये मेथड, एलिमिनेशन मेथड भी कई बार बहुत अच्छा होता है अगर आपको ऑप्शंस के बारे में ना पता हो, ठीक है। हम सारी चीज़ें एग्जाम में पढ़ के नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए तितली को भी पता है इसका आंसर। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन बेसिकली एक पर्यावरण रक्षा के लिए बनाया गया के लिए एक आंदोलन हुआ था, जिसमें ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट में कौन से गांव में था? रेणी गांव में। रेणी गांव में ये हुआ था। इसकी शुरुआत किसने की थी? भारत के प्रसिद्ध एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। इसमें इनके साथ और भी लोग थे, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, जिसका अभी हमें ऑप्शन में नाम मिला था इनका, और श्रीमती गौरा देवी। तो ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों नाम हमें पता भी होने चाहिए, क्योंकि चिपको आंदोलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। 1973 में किसानों ने वृक्षों को काटने से जो विरोध किया था, ये आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है। ये मील का पत्थर साबित हुआ है कि हम अपने पर्यावरण को बिना लड़ाई झगड़ा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से भी बचा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा जागरूक रहकर। तो चिपको आंदोलन का घोष वाक्य क्या था? क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये चिपको आंदोलन का घोष वाक्य था। अब यहाँ पे सबको पता है मिट्टी पानी क्या होता है। बयार का मतलब होता है ऑक्सीजन। आजकल ऑक्सीजन की किल्लत वैसे भी आप सब फेस कर रहे हैं, तो आसपास अपने थोड़ा सा जागरूक रहिए कि अगर कोई पेड़ काटा जा रहा है तो जो काटने वाला है उसके पास कौन से अधिकार हैं कि वो उस पेड़ को काट रहा है। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ताकि ऑक्सीजन कम ना हो, ठीक है। ये देखिए महिलाओं ने कैसे पेड़ से चिपक कर अपने वृक्षों को बचाया था। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो एक बार नाम और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, साइड हो जाती हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? पहला गोबी रेगिस्तान, टकला-मकान रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, काराकुम रेगिस्तान। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? रेन शैडो, वर्षा छाया क्षेत्र रेगिस्तान कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेन शेडो एरिया एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए अगर हम भारत के संदर्भ में देखें पहले, तो ये हमारा पश्चिमी घाट है। आपने देखा होगा कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी घाट के ये है पहाड़ है, पश्चिमी घाट के पूर्व में रेन शेडो एरिया बन जाता है, जिसमें यहाँ पे ठंडी हवा उतरती है लेकिन वर्षा नहीं होती है। रेन शेडो एरिया का बहुत फेमस एग्जांपल है बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक दिन ज़ीरो वाटर डे भी घोषित हुआ था। ज़ीरो वाटर डे क्यों? क्योंकि
ये रेन शेडो एरिया में आता है, वर्षा छाया क्षेत्र में आता है ना। सारी वर्षा इस तरफ हो जाती है, और अगर हमें रेन शेडो एरिया में पानी चाहिए तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। इसलिए बेंगलोर का अगर हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में बहुत सारी झीलें थी, जो कि जैसे जैसे विकास होता गया तो झीलों का पटाव होता गया, जिसके कारण जो जल स्तर है, भूमिगत स्तर जल है, वो बहुत ही नीचे जाता गया, जिससे कि पीने के लिए भी पानी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो रेन शेडो एरिया में वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं गोबी मरुस्थल पर, कि गोबी मरुस्थल की क्या कहानी है। गोबी मरुस्थल, यह है गोबी डेजर्ट, यह कोल्ड डेजर्ट है। अच्छा, गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया में स्थित है, ज़्यादातर भाग इसका मंगोलिया में स्थित है। यह संसार का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। ठीक है, एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है और संसार का 5वां बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ मैप में देखिए मंगोलिया, तो ज़्यादातर हिस्सा इसका कहाँ है, मंगोलिया में है, और कुछ हिस्सा इसका चाइना में है। तो देखिए यहाँ रेन शेडो एरिया कैसे बना, ये हिमालय है, से हिमालय सिर्फ भारत में नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये हिमालय रीजन है, जिसके कारण जब बे ऑफ बंगाल की मॉनसून हवाएं जो जाती हैं वो यहाँ जाकर यहाँ 3 जगह से घुसती हैं भारत में, है ना, यहाँ जाती हैं और इस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। ठीक है, भारत के ये हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा हो जाती है, किंतु जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ वर्षा छाया क्षेत्र निर्मित हो जाता है, यहाँ वर्षा नहीं होती और ठंडी हवाएं नीचे उतर जाती हैं पहाड़ों से। ठीक है, इस साइड इस तरफ वर्षा नहीं होगी लेकिन ठंडी हवाएं उतर जाएंगी। यहाँ सॉरी, यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, अर्थात कि वर्षा छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ही मिनिमम होती है, ठंडी हवाएं उतरती हैं ये पहाड़ों से नीचे की ओर। अच्छा, तो इसलिए ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, अब ये ठंडा क्यों होता है, एक तो यहाँ की ठंडी हवाएं उतरती हैं नीचे, इसलिए भी ये ठंडा होता है, ये रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ से चलने वाली उत्तर की ओर जो साइबेरियन हवाएं हैं, थोड़ा मोड़ा अगर मॉइस्चर यहाँ होता भी है तो वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये गोबी डेजर्ट जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र होने के साथ साथ एक ठंडा मरुस्थल भी है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, ठीक है, पूछ लीजिए आप। अच्छा, अब यहाँ की बायोडायवर्सिटी देख लेते हैं क्या है। तो जो गोबी डेजर्ट है यहाँ पर काष्ठीय व सूखा प्रतिरोधी गुणों वाले क्या पाए जाते हैं, सैक्सोल नामक पौधा पाया जाता है, जो बहुतायत में मिलते हैं, लगभग पत्ती विहीन होते हैं। यह पौधा ऐसे क्षेत्रों में भी उग जाता है जहाँ पर रेत अस्थिर होती है, ध्यान दीजिए, रेत अस्थिर होती है। ठीक है, रेत अस्थिर होती है। अपने इस विशेष गुण के कारण यह पौधा भूक्षरण को रोकने में सहायक होता है। अब हम देख लेते हैं एक बार कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो जो सैक्सोल नामक पौधा है ना, ये एक रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। इसकी खासियत क्या होती है, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों की खासियत, ये सब जगह एक जनरलाइज, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, पूछता है अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कि रेगिस्तानी पौधों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि क्या है, ये इस तरह का होता है ना, झाड़ियाँ कटीली झाड़ियों के रूप में होता है। ठीक है, यूं, ओहो, इस रूप में होता है। आज बोर्ड मुझसे नाराज हो गया है लग रहा है। तो ये इस तरह से होता है। इसकी जड़ें कैसी होती हैं, यूं होती हैं,
इसकी जड़ें कैसी होती हैं? यूँ होती हैं, गहरी होती हैं, पतली पतली होती हैं, जो क्या काम करती हैं? मृदा को बांधने का काम करती हैं। मृदा को बांधने से जो मृदा अपरदन सुना होगा आपने, मृदा अपरदन कम होती है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम ऐसे क्षेत्रों में भी इस टाइप के पौधों को अगर हम लगाएं, जैसे कि तटों पर लगा दें, जिससे सुनामी का असर कम हो जाए, है ना, तो ये इस तरह के पौधे क्या करते हैं, बहुत अंदर तक जाते हैं और एक अवरोधक का काम करते हैं। भूमि के ऊपर भी वायु अवरोधक के रूप में हवा को रोकते हैं, जो क्योंकि तटों पर बहुत तीव्र हवा चलती होती है, तो अगर हम इन पौधों को लगाएंगे तो एक वायु अवरोधक का काम करेंगे। ये एक पर्दे की तरह काम करते हैं। और अगर हम नीचे देखें तो ये मृदा क्षरण को भी कम करते हैं, मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को बांध कर रखते हैं। और मिट्टी को अगर ये पौधे बांध कर रखते हैं, इसका मतलब कि मॉइस्चर भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ होता है और वाटर लेवल नीचे नहीं जा पाता है। तो हम इन पौधों को कभी भी एनवायरनमेंट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप डील कर सकते हैं इसको। चलिए, क्या है? अच्छा, अब गोबी डेजर्ट के बारे में आगे देखते हैं क्या है। 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग इसी गोबी डेजर्ट के रास्ते से ही भारत आया था। वेनसांग चीनी यात्री जो था, ये किस काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी में या फिर 629 में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये जरूर याद रखिए। अच्छा, आप इस तरीके से अपने आप को बाइंड मत करिए कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन ही करूंगा, अगर हिस्ट्री आ गई तो मैं आंख बंद कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा नहीं। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए चलिए आप। अब जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ पे चीनी यात्री वेनसांग आ गया, तो हम अपनी आंखें नहीं बंद कर लेंगे, अरे अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी वनडे एग्जाम्स में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कब आया था चीनी यात्री? हर्षवर्धन के काल में आया था, 7वीं शताब्दी अर्थात कि 629 में ये आया था। अच्छा, इसकी यात्रा वृत्तांत को सीयूकी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीयूकी। गोबी डेजर्ट में एक बैक्टीरियन यूंट पाया जाता है जिसकी 2 कुबड़ होती है। साथ ही वहाँ पर एक भालू भी पाया जाता है जो कि आजकल विलुप्त प्राय है। भालू का नाम क्या है? मजालाई अथवा गोबी। ठीक है, ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है, तो ये नाम भी याद रखिए, बैक्टीरियन ऊंट और मजालाई ऊंट, भालू। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाया गया मैत्री बांध। बेसिकली भारत ने अफगानिस्तान में एक बांध बनाया है जिसका नाम है भारत अफगान मैत्री बांध। ठीक है, तो इस बांध का नाम क्या है? सलमा बांध। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी लोकेशन। ये अफगानिस्तान में इस एरिया में है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि सलमा बांध की लोकेशन क्या है या भारत अफगान मैत्री बांध की लोकेशन क्या है। आपसे ये पूछ सकता है कि अफगानिस्तान की को छूती हुई सीमा रेखाओं के बारे में या फिर देश के बारे में बताइए, या कौन कौन सा देश अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है। तो कौन कौन सा देश स्पर्श करता है? देखिए, ये है हमारा भारत। भारत की ये डूरंड लाइन है जो कि अफगानिस्तान से हमारी सीमा बनाती है। तो सबसे छोटी सी है ये डूरंड लाइन। ठीक है, ये भी आप पढ़ते होंगे डूरंड लाइन के बारे में कि अफगानिस्तान से हमारी सीमा बनाती है। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान की सीमा इसे टच करती है, ईरान की सीमा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना। तो इतनी सारी कंट्रीज़ की जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान से टच करती हैं। पहले सलमा बांध के नाम से जाना जाने वाला अफगान भारत मैत्री बांध एक पनबिजली और सिंचाई बांध परियोजना है जो कि ईरान से सटे पश्चिमी हेरात प्रांत के जिस ए शरीफ जिले में हरी नदी पर, कौन सी नदी पर? हरी नदी पर स्थित है। इस बांध का उद्घाटन 7 जून 2018 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अफगान राष्ट्रपति
अशरफ गनी के साथ किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये परियोजना भारतीय सहायता परियोजना थी, जो कि एक भारत के ही वित्त पोषण से हुई थी। इसलिए भारत को सम्मान देने के लिए अफ़गान गवर्नमेंट ने सलमा बांध का नाम चेंज करके भारत अफ़गान मैत्री बांध रख दिया है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लासेस। आपको मैंने क्वेश्चन तो काफ़ी कम करवाए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में कम से कम 6-7 क्वेश्चन बने हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बांटिए। नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, अगर कोई भी आपको वीडियो में डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।